हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्नर्स एकेडमी पर। बच्चों, हम चर्चा कर रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, और उसका आज हमारा लेक्चर 8 है। और लेक्चर 8 है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, यानी वृद्धि और विकास का। आज हमारा लेक्चर 8 होगा। हमारी जो चर्चा चल रही थी प्यारे बच्चों, वो चल रही थी विकास की अवस्थाओं पर, यानी क्या क्या स्टेजेस आती हैं हमारे विकास के दौरान, उनके क्या क्या नाम दिए गए हैं, या उनका समय जो बताया गया है, उनका जो टाइम इंटरवल बताया गया है वो क्या बताया गया है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा कर चुके थे। हमने एक के बाद एक अपनी विकास की अवस्थाओं को देखा था। जैसे कि हमने देखा था आपका प्यारे बच्चों, प्री नटाल स्टेज को हमने देख लिया कि प्री नटाल स्टेज का क्या विशेषताएं हैं। इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो 40 हफ्ते या 9 महीने 10 दिन थे। इसके बाद आपकी आती है इन्फेंसी स्टेज, यानी शैशवावस्था, जिसका टाइम पीरियड था आपका जन्म से 2 वर्ष। उसके बाद आपकी चाइल्डहुड स्टेज देखी हमने, जिसका टाइम पीरियड आपका 2 से 12 वर्ष। लेकिन चाइल्डहुड स्टेज को, यानी बाल्यावस्था को प्यारे बच्चों, मनोवैज्ञानिकों ने 2 सब स्टेजेस में बांटा है। एक है आपकी पूर्व बाल्यावस्था और एक है आपकी उत्तर बाल्यावस्था। इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से जान चुके हैं। इसके बाद हमने देखा था कि चाइल्डहुड स्टेज और एडोलसेंस के बीच में एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है, जिसे हम बोलते हैं प्यूबर्टी या वयःसंधि काल। इसको हम यौवनावस्था भी बोलते हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं थी प्यूबर्टी की, क्या क्या इसमें चेंजेस आते हैं, लड़कियों के लिए ये मानव जीवन की सबसे नकारात्मक अवस्था क्यों होती है, तो इन सभी चीज़ों पर हमने चर्चा करी थी। और ये सब चीज़ें हम विस्तार से जान भी चुके हैं और अब समझ भी चुके हैं क्या इनमें बातें होती हैं, क्या ये चीज़ें होती हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है बच्चों, वो है हमारी किशोर अवस्था। इसके बाद भी कुछ स्टेजेस हैं, जैसे हम जान चुके थे। आपकी जो है युवावस्था थी, आपकी मैच्योर एज थी, और आपकी ओल्ड एज थी। लेकिन वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ये 4 ही हैं जिन पर हमें चर्चा करनी थी। तो उनमें हमारी बची थी अभी एडोलसेंस, यानी किशोरावस्था, जिसका टाइम पीरियड था हमारा 12 से 18 वर्ष। ठीक प्यारे बच्चों, तो आज इसके बारे में थोड़ा देखेंगे, थोड़ा जानेंगे क्या होती है हमारी किशोरावस्था। ठीक है, तो एक एक बात को ध्यान से सुनते हुए चलें, ध्यान से समझते हुए चलें। और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे निवेदन यही रहेगा कि वो हमारी पहले की वीडियोस को देखें इससे जुड़ी हुई वृद्धि और विकास से। तभी आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ पाएंगी, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना किशोरावस्था, एडोलसेंस। तो बच्चों, एडोलसेंस की अगर मैं बात करूं तो इसका टाइम पीरियड आप सभी जानते हैं 18 वर्ष तक होता है। कब से कब तक होता है? 12 से 18 वर्ष। इस टाइम पीरियड को आप जरूर याद रखें। ठीक है, तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, और टाइम पीरियड तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, तो चलिए बच्चों चर्चा को बढ़ाते हैं अपनी आगे। तो किशोरावस्था की पहली विशेषता की अगर हम बात करें, उससे पहले देखते हैं कि यह अवस्था, जैसा हमने आपको बताया था कि बाल्यावस्था और युवावस्था, एडोलसेंस के बाद कौन सी अवस्था आती है बच्चों? युवावस्था आती है, यानी कि यंग एज आती है। इसके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड है इसका 18 से 35 वर्ष। 18 से 35 वर्ष। लेकिन किशोरावस्था जो है बच्चों, ये बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था है। इसमें कुछ ऐसा समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको सीक्वेंस पता है। प्री नटाल स्टेज, इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, चाइल्डहुड की सब डिविजन्स, प्यूबर्टी, उसके बाद आपका एडोलसेंस, फिर आपका यंग एज, फिर आपका मैच्योर एज, फिर आपका ओल्ड एज, ये सभी थी। तो यानी बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की कौन सी अवस्था है बच्चों? आपकी किशोरावस्था होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाए कि किशोरावस्था किन 2 अवस्थाओं के बीच की अवस्था है, या बन जाए कि किस अवस्था के बाद आती है और किस अवस्था से पहले आती है, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि किशोरावस्था बाल्यावस्था के बाद आती है और युवावस्था से पहले आती है। यानी हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की एक अवस्था
होती है, जिसका टाइम पीरियड होता है आपका 12 से 18 वर्ष। ठीक है, ये बात थी। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो बच्चों, जब किशोरावस्था के अंदर बच्चा प्रवेश करता है, जब किशोरावस्था में बच्चा आता है, तो उसके सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे करियर को लेकर चीज़ आती है, समाज को लेकर चीज़ें बढ़ती हैं, जैसे जैसे उसका सोशलाइजेशन बढ़ता है, उसका मानसिक विकास बढ़ता जाता है। ठीक है, तो उसके सामने जो है बहुत परेशानियों का सबब आने शुरू हो जाता है। वो अपनी बातें मनवाना चाहता है। उसके सामने अगर कोई चीज़ गलत है तो वो उसे गलत ही मानता है, चाहे वो सही भी हो। तो वो उसको देखता है अपने नज़रिए से और समाज देखता है उसको अपने नज़रिए से। करियर, सबसे बड़ी चीज़, करियर को लेकर वो टेंशन में रहता है। तो यानी इस अवस्था को बच्चों पहले तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। यानी किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ये बात कही किसने? अगर मनोवैज्ञानिक की बात करें तो बच्चों स्टेनले होल द्वारा ये बात कही गई है कि किशोरावस्था एक तनाव और तूफान की अवस्था होती है। क्यों होती है आप खुद भी समझ सकते हैं। जब किशोरावस्था में बच्चा आता है तो उसे अपने करियर से रिलेटेड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जब वो समाज से ज़्यादा जुड़ता है तो समाज से जुड़ी हुई बातों को लेकर भी वो परेशानियों में आता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें समाज उसे अलाउ नहीं करता है, लेकिन वो करना चाहता है, उन्हें सही समझता है, या क्या पता वो उसके लिए सही हो। लाइक आपने देखा होगा पहले हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स को काफ़ी बुरा मानते हैं कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आपने ये कहावत खूब सुनी होगी। तो बच्चा चाहता है कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊँ, अपना करियर स्पोर्ट्स में वो चुनना चाहता है, लेकिन घर वाले, रिश्तेदार, कोई भी कुछ होता है ना बताने वाले, सो कॉल्ड ज्ञानी, कुछ बताने वाले आते हैं, अरे उसमें क्यों भेज रहे हो, तो ख़राब हो जाएगा, यहाँ तो लाइफ ही नहीं है, यहाँ तो ये नहीं है, यहाँ तो वो नहीं है। बन जाए तो वारे के न्यारे, लेकिन नहीं हुआ तो फिर तो भीख ही मांगेंगे। तो वो उसको सही नज़रिए से नहीं देखते हैं। बच्चा चाहता है उस चीज़ को करना, और वो जो चाहता है उसी चीज़ को, उसी जो बच्चा चाहता है या जो हम चाहते हैं करना, उसी को हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हमारा समाज उसे करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है कि आप खेलिए, आप अपने मनोरंजन के लिए खेलिए, लेकिन उसे करियर का मत बनाइए। तो उसे लेकर बच्चा टेंशन में आ जाता है, कैसे करूँ, कैसे मनाऊँ, क्या करूँ, मुझे जाना है उस फील्ड में। अगर वो नहीं खेल पाया अब देश के लिए, तो हो सकता है उसी फील्ड में वो कोच बन जाए, एक अध्यापक बन जाए, है ना, सिखाने वाला बन जाए। तो कमाने का जरिया तो बहुत है, आप कमा किसी भी तरीके से सकते हैं। हो सकता है आपकी नौकरी ना लग पाए, तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी तो क्या आप कमाएंगे नहीं? आप जो है कुछ ना कुछ करेंगे, आप अपना जो है ट्यूशन सेंटर खोल लेंगे, या किसी प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन कर लेंगे, या कुछ और तरीका आप अपनाने की कोशिश करेंगे, कोई रेस्टोरेंट खोल लेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो चीज़ों को समझने की जरूरत थी यहाँ कि तनाव और तूफान की अवस्था इसलिए कहा जाता है कि बच्चा जो है अपने करियर से रिलेटेड चीज़ों में जुड़ता है, क्या करना है मुझे लाइफ में, कहाँ जाना है। बच्चा करना कुछ और चाहता है, लेकिन समाज चाहता है कि ये कुछ और करें, ये भी तनाव की स्थिति पैदा करता है। तो बच्चों, किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसे तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। और किनके द्वारा ये बात कही गई है? स्टेनले होल। उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए, जो भी उन्होंने देखा समझा, उसके अनुसार इन्होंने बताया कि तनाव और तूफान की अवस्था कौन सी होती है प्यारे बच्चों? किशोर अवस्था होती है। आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे। सेकंड स्टेज आती है हमारी प्यारे बच्चों, सेकंड स्टेज कह रहा हूँ, सॉरी, सेकंड विशेषता है हमारी, इस अवस्था में बच्चे के अंदर वित्तीय संकट पैदा हो जाता है। वित्तीय संकट मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसको होने लगती है। क्यों? देखिए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी नीड्स बढ़ जाती हैं, उसको तरह तरह की चीज़ें चाहिए अपने लिए। ठीक है, जैसे कि उसको हो सकता है कोई सेल फोन चाहिए, उसको लैपटॉप चाहिए, ठीक है, उसको जो है कोई भी गैजेट चाहिए जो उसकी पढ़ाई से संबंधित या उसके करियर से संबंधित जरूरी हो, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ चाहिए। लेकिन इनकम का सोर्स तो उनके पास अभी नहीं है, इनकम का सोर्स तो उनके पास अभी नहीं है। वो डिपेंड है टोटली अभी भी किन पर? अपने पेरेंट्स पर, फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो यानी, और पेरेंट्स से उन्हें मिलती है केवल उतना ही अमाउंट जितना पेरेंट्स सफिशिएंट मानते हैं।
कई बार ऐसा होता है, आप जाते हैं कि पापा हमें सेल फ़ोन चाहिए, पापा कहेंगे बेटा अभी पढ़ाई कर लो, अभी सेल फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ चाहिए तो आप हमारा यूज़ कर लो। लेकिन कब तक? आजकल आप जानते हैं डिजिटल ज़माना है और ज़रूरत भी है, अगर देखा जाए तो ज़रूरतें हैं। और आजकल वैसे अब काफ़ी बदलाव आ चुके हैं, बच्चों को पेरेंट्स समझ रहे हैं, जैसे जैसे शिक्षा का स्तर सुधर रहा है तो आने वाले समय में और भी बेहतर हो जाएगी स्थिति। तो अभी तो स्थिति सुधर चुकी है, लेकिन हमें तो विशेषताओं को जानना है कि वित्तीय संकट पैदा हो जाता है। देखिए इनकम का सोर्स तो उनके पास नहीं है, टोटली डिपेंड है अपने पेरेंट्स पर, और पेरेंट देते हैं उनको केवल एक लिमिटेड अमाउंट जो उनकी कुछ ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन अब ज़रूरतें बढ़ चुकी हैं, अब उनकी ज़रूरतें बढ़ चुकी हैं, तो वो ज़रूरतें उनकी पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिससे उनके अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो रहे हैं। चाहिए 10 रुपये, मिल रहे हैं 5 रुपये, तो उन 5 रुपये को पूरा करने के लिए वो क्या करेंगे? वो आपराधिक प्रवृत्ति अपनाएंगे। वो क्या अपनाएंगे? वो आपराधिक प्रवृत्ति अपनाएंगे। वो चोरी कर सकते हैं, वो कुछ सामान बेच सकते हैं जो आपके पेरेंट्स के नॉलेज में ना हो या जो हमारी नॉलेज में ना हो। तो ये अवस्था तो आप समझ गए कि वित्तीय संकट पैदा होता है क्योंकि इनकम का कोई सोर्स नहीं है, टोटली डिपेंड है अपने पेरेंट्स पर, और पेरेंट्स से मिलता है लिमिटेड अमाउंट। ठीक है, या हो सकता है कोई गरीब परिवार का है लेकिन ज़रूरतें तो उसकी भी उतनी ही है, वो भी तो पढ़ रहा है उनके साथ, तो ज़रूरतें तो उसकी भी उतनी ही है, लेकिन अमाउंट हमें वहाँ से नहीं मिल पा रहा है, तो हमें वित्तीय संकट पैदा हो रहा है कि मेरी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। तो अब जब वित्तीय संकट पैदा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको बताया आपराधिक प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। यानी नेक्स्ट विशेषता हमारी यही है कि बच्चे के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति पाई जाती है। मैंने ये 5वें नंबर पे लिख दिया, लेकिन आप इसको तीसरे नंबर पे लिखना, सीक्वेंस रहेगा तो चीज़ें समझने में आसानी रहेंगी। तो बच्चे के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति पाई जाती है, फीलिंग ऑफ डेलिक्वेंसी। वैसे ये 5वें नंबर पे भी चल जाएगा, क्योंकि अगली विशेषता देखें, अगर हम तीसरी विशेषताओं को देखें, इस अवस्था में बच्चे के अंदर यौन ज्ञान के प्रति अधिक उत्सुकता होती है। अभी हमने प्यूबर्टी को पढ़ा था, पिछले सेशन में हमने प्यूबर्टी के बारे में जाना था। तो प्यूबर्टी में हमने देखा था हमारे शरीर में सडन चेंजेस आ रहे हैं, और समाज में तो सभी चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक साथ। तो बच्चे के शरीर में जब सडन चेंजेस आते हैं तो वो जानना चाहता है ये क्या हो रहा है। जब एक अपोजिट सेक्स वाला व्यक्ति उसके सामने होता है और उसके जो सडन चेंजेस शरीर में हो रहे हैं उनको भी वो विजुअलाइज करना चाहता है, उनको भी वो समझना चाहता है कि ये चीज़ें क्या हैं। और जैसे जैसे उनको ज्ञान मिलता है तो वो उनको प्रैक्टिकली भी करना चाहता है। इसीलिए इस अवस्था में बच्चे के अंदर यौन ज्ञान के प्रति अधिक उत्सुकता पाई जाती है कि ये चीज़ें क्या हैं। बाल्यावस्था में कुछ नहीं है, सब एक साथ खेल रहे हैं सब ये, लेकिन आपने देखा होगा जब किशोरावस्था में आते हैं तो लड़का और लड़की अगर साथ में हो तो दूसरे भी गलत नज़रिए से देखना पसंद करते हैं। वो कारण यही है क्योंकि दोनों को उत्सुकता रहती है एक दूसरे के बारे में जानने की, एक दूसरे के सेक्स के बारे में जानने की। तो इसमें जो है आपकी यौन उत्सुकता के प्रति अधिक उत्सुकता पाई जाती है। नेक्स्ट स्टेज की अगर बात करें तो बच्चे के अंदर बच्चों आत्मसम्मान की भावना अधिक होती है। आत्मसम्मान की भावना अधिक होती है। बच्चा किशोरावस्था में कदम रख चुका है, करियर के बारे में सोच रहा है, अपनी चीज़ें खुद से करना चाहता है, समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके प्रति आवाज़ भी उठा रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है अभी भी। तो उसका कहीं ना कहीं सम्मान, उसका अपना आत्मसम्मान कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचती है। तो उसके लिए भी वो चाहता है कि मेरी भावनाओं की भी कदर हो, मेरी बातों को भी माना जाए। अगर वो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो किसी चीज़ का करियर चुनना चाहता है, वो डिस्कशन कर रहा है कि मैं ये चाहता हूँ करना, तो वो चाहता है कि मेरी बातों को माना जाए, मेरी भावनाओं की कदर हो। ये नहीं कि आप मैं बंधुआ मजदूर हूँ, आप हमसे कुछ भी करवाइए, आप हमसे कुछ ही कहिए, हम वही करेंगे। देखिए जो गलत है वो उसको नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन जो सही है वो तो मानने वाली बातें। तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि आत्मसम्मान की भावना भी अधिक होती है। वो अपनी भावनाओं की भी वैल्यू समाज में रखना चाहता है, वो अपनी हर बातों को वैल्यू देना चाहता है, डिस्कशंस करना चाहता है।
अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है तो उन पर वो चर्चा करना चाहता है और अपनी डिसीजंस भी देना चाहता है, लेकिन अभी उनको इतनी वैल्यूज़ नहीं दी जा रही हैं। लेकिन वो चाहता है कि मेरी भावनाओं की भी कदर हो। वो अपने आप को एक एडल्ट के समान ही मान रहा है अपने आप को, और एडल्ट तो है ही, लेकिन अभी उसके एक्सपीरियंस को देखते हुए भी समाज उसको इतनी वैल्यू नहीं देता। लेकिन हमें सुनना चाहिए, हमें समझना चाहिए, उनकी भावनाओं की भी हमें कदर करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो बच्चे के अंदर आत्मसम्मान की भी भावना इस अवस्था में अधिक, किशोरावस्था में अधिक पाई जाती है। अब आपने देखा कि तनाव और तूफान की अवस्था तो ये है ही भैया, फाइनेंशियल क्राइसिस है, यौन ज्ञान के प्रति उत्सुकता है, आत्मसम्मान की वो रक्षा करना चाहता है, कैसे मेरा आत्मसम्मान बढ़े समाज में, तो तनाव में रहता है, तूफान रहता है, क्या करें क्या करें क्या करें। तो आपने देखा ये सब चीज़। तो वित्तीय संकट पैदा हुआ, यौन ज्ञान के प्रति उत्सुकता जाग रही है, आत्मसम्मान की रक्षा करनी पड़ रही है। तो जिस वजह से अगर मान लीजिए फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे नहीं हो पा रहे हैं, आत्मसम्मान नहीं हो पा रहा है, यौन ज्ञान के प्रति भी जो है उसकी उत्सुकता जो है कम नहीं हो पा रही है, तो बच्चे के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति भी पाई जाती है। वो इन सभी चीज़ों को करने के लिए, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए वो गलत स्टेप भी उठा सकता है। फाइनेंशियल क्राइसिस पूरा करने के लिए वो चोरी कर सकता है, यौन ज्ञान के प्रति जो इतनी उत्सुकता है उसे जानने के लिए वो गलत चीज़ें कर सकता है, आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए वो दूसरों को चोट पहुंचा सकता है कि आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। आपने देखा होगा छोटे भाई बहन आपस में लड़ने लगते हैं जिस प्रकार, तो हो सकता है वो अपने पेरेंट्स से लड़ने लगे, समाज से लड़ने लगे, समाज से दूर रहने लगे। तो ये आपराधिक प्रवृत्ति भी बच्चे के अंदर किशोरावस्था में पाई जाती है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई होगी प्यारे बच्चों। नेक्स्ट विशेषता देखते हैं इस अवस्था की। इस अवस्था में बच्चे के अंदर अपने आप को अलग दिखाने की प्रवृत्ति होती है। भैया अलग दिखाने की प्रवृत्ति तो होगी ही, जब शरीर में सडन चेंजेस होते हैं, समाज में वो आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहता है, नीड्स बढ़ रही हैं, उन नीड्स को पूरा वो करता है, समाज में दिखाता है कि मेरे पास ये सब चीज़ें हैं, या समाज में कोई बातें वो रखना चाहता है, कोई चीज़ पर वो डिस्कशन करना चाहता है, तो उस पर वो अपनी अपने अपने जो उसके थॉट्स हैं उनको दिखाता है, उनको बोलता है। तो समाज में वो अपने आप को एक अलग दिखाने की प्रवृत्ति रखता है कि हाँ मेरे अंदर भी कैपेबिलिटी है, जैसी कैपेबिलिटी आपके अंदर है, मेरे अंदर भी क्षमताएं हैं कुछ करने की, क्योंकि वो अपने आप को एक वयस्क नर के समान मानता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इस अवस्था में बच्चे के अंदर सामवेगिक अस्थिरता होती है, इमोशनली इम्बैलेंस वो होता है। तो पीछे की अवस्थाएं हमने देखी, तो इमोशनली तो भावनाएं उसकी ठेस हो रही हैं, आत्मसम्मान की रक्षा नहीं हो रही है उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, करियर को लेकर डिसाइड नहीं हो पा रहा है, बात बात पर घर वाले या पेरेंट्स या कोई आस पड़ोस भाई बहन उसकी बातों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। तो वो इमोशनली भी इम्बैलेंस होता है कि मेरी बातें क्यों नहीं सुनी जाती, मेरी बातों का सम्मान क्यों नहीं किया जाता, मेरी ज़रूरतें पूरी क्यों नहीं करी जा रही हैं। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका कि बच्चे के अंदर नशे की आदत होती है, ड्रग एडिक्शन। आपने देखा होगा किशोर अवस्था में, और आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है ये, किशोरावस्था से पहले ही मैं खुद देखा है, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं ऐसे जो स्कूल से जाते हैं सीधा, और ये दुकान वाले इनके ऊपर तो काम करना चाहिए बहुत, ये उनको देते हैं, इनको देना नहीं चाहिए, ये उनको देते हैं, अगर वो मांगते हैं सिगरेट वगैरह ये देते हैं, पता नहीं क्यों दे देते हैं, क्या ऐसा क्या हो गया है माया के अंदर, पैसे के अंदर ऐसी क्या चीज़ छिपी हुई है कि वो ये भी नहीं देखते कि आप इनका भविष्य बिगाड़ रहे हैं। तो बच्चे के अंदर बच्चों नशे की आदत होती है। अब ये नशा 3 कारण से करता है बच्चा, 3 कारण से करता है। एक तो करता है वो अवॉइडिंग टेंशन, अपनी टेंशन को दूर करने के लिए, जो भी टेंशन उसकी हो रही है, हमने पढ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण, करियर को लेने के कारण,
आत्मसम्मान की रक्षा करने के कारण। तो ये सब चीज़ें हमने देखी, इनकी इनकी टेंशन उसमें रहती है। तो कईयों से सुना होगा आपने, यार टेंशन दूर हो जाती है अपने 2 पैक लगा के। तो जब वो चीज़ें अपने आसपास भी देखता है तो इन चीज़ों को वो भी सीख रहा है। तो इस टेंशन को दूर करने के लिए वो क्या करता है, ड्रग एडिक्टेड हो जाता है। ठीक है। दूसरा आता है प्रूविंग दैम सेल्फ अडल्ट। अपने आस पड़ोस समाज में देख रहा है, अपने बड़े भाई वगैरह को देख रहा है, पेरेंट्स को देख रहा है कि वो बढ़िया से जो है बढ़िया से जो है अपना दम लगा रहे हैं और शाम को जो है पैक लगा रहे हैं। तो उन्हें देखकर उसके अंदर भी दिमाग में आता है कि एक दिन हम भी ऐसा करेंगे, कि ये शायद समाज का ये एक हिस्सा है। इसी को करने से जो है आप एक एडल्ट कहे जाएंगे, आप एक सम्मानीय व्यक्ति कहे जाएंगे। तो इस दबाव में आकर वो करने लगता है अपने आप को उनके जैसा दिखाने के लिए, कि हाँ यार मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, देखो मैं भी ये सब चीज़ें करता हूँ। ठीक है। तीसरा है आपका इन द प्रेशर ऑफ पीयर ग्रुप, यानी साथी समूहों के दबाव में आने के कारण भी वो ऐसा करने लगते हैं। जैसे साथी करते हैं तो साथियों का भी तो प्रेशर होता है स्टूडेंट्स पर या बच्चे पर या व्यक्ति पर। तो वो उनके जैसा दिखने के लिए, उनके जैसा बनने के लिए भी वो चीज़ें करने लगते हैं। अब शुरू शुरू में तो सब एन्जॉयमेंट में कर लेते हैं, बाद में जो है परेशान रहते हैं, काश उस समय ये ना करते, काश उस समय हम ऐसे रहते तो आज हम कुछ और हो जाते। ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है बच्चों। ये हमने देखी विशेषताएं किशोर अवस्था की, सारी की विशेषताएं हमने कंप्लीट कर ली हैं। आप बातें समझ पाए होंगे, आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो किशोरावस्था से संबंधित जो बातें थी, जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जो प्रश्न आपके बनते हैं, वो सभी हमने डिस्कशन कर लिए हैं। आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे, ईजिली आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, अब हमने ये विकास के नियम पढ़े, हमने ये विकास के नियम देखे कि ये नियम हैं, ये अवस्थाएं, ये विशेषताएं। अब ये हमें पढ़ने की ज़रूरत क्या थी? मैंने शायद सेशन स्टार्ट होने से पहले ही कहा था कि हमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ने की आवश्यकता क्या है। हमें आवश्यकता बच्चों इसलिए है कि जब तक आप बच्चों की अवस्थाओं की विशेषताओं के बारे में नहीं जान पाएंगे कि किस अवस्था में कोई बच्चा किस प्रकार से सोच सकता है, कार्य कर सकता है, उसे क्या परेशानियां हो सकती हैं, उनका निवारण किस प्रकार करना है, उनकी परेशानियां दूर किस प्रकार करनी है, जब आपको इस बात का ही ज्ञान नहीं होगा तो आप अपने शिक्षण के स्तर को कैसे सुधार पाएंगे, आप कैसे उनको जो है लर्निंग के क्षेत्र में बेहतर तरीके से लेकर आएंगे। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें जानने की बहुत ज़रूरत है। और अपने प्रोफेशन को केवल इसलिए ना करें कि बस हमें नौकरी मिल जाए, महीने में सैलरी मिल जाए और जयराम जी की, नहीं, आपके कंधों पर बहुत बड़ी जॉब है। आप कहें तो आप एक राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़े भागीदार हैं, क्योंकि आप बच्चों को तैयार करते हैं, आप एक नींव तैयार करते हैं, एक समाज तैयार करते हैं जो अपने देश को, दुनिया को आगे लेकर जाता है। समझ रहे हैं बात? तो इन चीज़ों को ध्यान से रखें, इन चीज़ों को ध्यान से करें। ठीक है। तो अब ये विकास के नियम की शैक्षिक उपयोगिता क्या है, तो आप समझ पाए होंगे प्यारे बच्चों। इतनी बातें हमने करी तो इनकी काफ़ी उपयोगिताएं हैं। जैसे आप अपने शिक्षण के स्तर को सुधार सकते हैं, आप बच्चों को मार्ग निर्देशन दे सकते हैं, आप उनको गाइड कर सकते हैं, उनकी परेशानियों को समझ सकते हैं, उनकी परेशानी को समझकर उनका निवारण कर सकते हैं। तो ये हमारे सब क्या हैं, शैक्षिक उपयोगिताएं हैं, कि उनके शैक्षिक स्तर में, उनके शैक्षिक जो है स्तर सुधरे, बढ़े उनकी शिक्षा का स्तर। समझ पाए प्यारे बच्चों? तो चलिए देख लेते हैं। तो बच्चों, इन नियमों की शैक्षिक उपयोगिताओं की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि शिक्षकों, माता पिता दोनों को ही बालकों का मार्ग निर्देशन, क्या प्यारे बच्चों, मार्ग निर्देशन करने में सहायता पहुंचती है। इन नियमों की जानकारी से शिक्षक यह पूर्व कथन कर पाते हैं कि बालकों में किस तरह का विकास हो रहा है, कब विकास की गति धीमी होती है और कब मंद होती है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि किस उम्र अवस्था में विकास की गति धीमी होती है, कब तेज होती है, कब हमें उसका फ़ायदा उठाना है तेज विकास का, कब धीरे होती है तो उसका फ़ायदा किस प्रकार से उठाना है,
तब तक कैसे करोगे? इसलिए हमें ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बच्चों इस बात को आप ध्यान रखें। और जब आपको ये सब पता चल पाएगा तो उनकी अवस्थाओं के हिसाब से आप पाठ्यक्रम कब पढ़ाना है, कौन सा पाठ्यक्रम, ये भी डिसाइड कर पाएंगे। अब आप छोटे बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने लगेंगे तो वो क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आगे बात करें, शिक्षक विकास के नियमों के आधार पर बालकों को वातावरण के साथ अच्छे समायोजन कराने के लिए भी प्रेरित कर सकने में समर्थ हो पाते हैं। बच्चे अपने समाज से जो है एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, नए वातावरण में आ रहे हैं, इतने चेंजेस हो रहे हैं, तो शिक्षक की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उन्हें बताने की कि बच्चों ये ऐसे है। अगर शारीरिक तौर पर कोई सडन चेंज हो रहे हैं तो उन्हें बताना होगा कि ये नेचुरल प्रोसेस है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज में वो नहीं आ पा रहे हैं तो उनको बताना पड़ेगा, उन्हें समाज में लेके आना पड़ेगा, उनकी बातों को सम्मान देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें बातें इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विकास के नियमों के आधार पर शिक्षकों को यह भी पता चल जाता है कि भविष्य में बालकों का झुकाव किस ओर अधिक है। आपकी क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं, कई प्रकार के बच्चे होते हैं। कुछ काफ़ी एक्टिव होते हैं, कुछ कला के क्षेत्र में अच्छे होते हैं, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे होते हैं, जो केवल अध्ययनशील रहते हैं, नई नई चीज़ें सीखना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जिनका दिमाग खेलों में रहता है, कुछ होते हैं जो कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं, सीट बजाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, या क्राफ्ट के कार्य करते रहते हैं। तो ये आपको समझना है, ये आपको देखना है, और जब आप देखेंगे समझेंगे तब आप उनके करियर को लेकर भी उनको काउंसलिंग उनकी कर सकते हैं, उनको निर्देशन, मार्ग निर्देशन उनका कर सकते हैं। इसलिए हमें ये विकास की अवस्थाओं का, विकास का जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इससे शिक्षकों को बालकों का व्यावसायिक निर्देशन करने में भी सफलता मिलती है। अब जैसे वो किशोरावस्था में है, वो परेशान है करियर को लेकर, तो आप उनको बता सकते हैं कि बच्चे आपके लिए क्या सही रहेगा, क्योंकि आप उनके बीच में हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपके साथ इतना समय बिता रहे हैं। तो अपने काम को हमेशा अच्छे से करना है मेरे प्यारे दोस्तों, तभी आप एक अच्छे शिक्षक बन पाएंगे। ठीक है, किसी चीज़ के लालच में ना करें, केवल सेटिस्फैक्शन के लिए ये काम करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है कि विकास के नियमों के आधार पर शिक्षकों को यह भी ज्ञात हो जाता है कि बालक कब संतुलन की अवस्था में रहते हैं, कब असंतुलन की अवस्था में। ये भी वही बात है, जैसे किशोरावस्था में आया, उसकी नीड्स बढ़ी। अब आप देखिए इक्विलिब्रियम जिसे हम बोलते हैं। अब संतुलन असंतुलन कब पैदा होता है? जब आप कुछ चाहते हैं, कोई चीज़ आप चाहते हैं तो आप परेशान रहते हैं कि ये मुझे कैसे मिलेगी, मैं इसको कैसे ले सकता हूँ, क्या करूँ। तो कहीं ना कहीं आप परेशान हैं, असंतुलन की अवस्था है। लेकिन जैसे ही वो मिल जाती है आप संतुलन की अवस्था में हो जाते हैं। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे की इस अवस्था में आकर क्या ज़रूरत बच्चे की हो सकती है, या बच्चे की क्या ज़रूरत है जो हमें उसकी पूरी करनी है, बच्चे का क्या वजह है जो पढ़ाई में वो अच्छा नहीं कर पा रहा है, वो सब चीज़ें उसकी दूर करनी है। तो इसलिए हमें बच्चों ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, इन चीज़ों को हमेशा समझ कर चलें। ठीक है, और ये केवल सीटेट के लिए नहीं, ये आपके टीचिंग एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं केवल सीटेट के पर्पज़ से नहीं पढ़ा रहा हूँ कि केवल सीटेट हो गया जयराम जी की, नहीं, मैं आपको सारी चीज़ें लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखें इन चीज़ों को। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा सेशन लगा होगा, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं चीज़ें दोबारा से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। बाकी मेरे चैनल, आपके चैनल लर्नर्स एकेडमी को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, अपना ध्यान रखें।